दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था संयोजन के सिद्धांत। और उस एपिसोड में हमने ये जाना था कि संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं, जिनमें सहयोग, सामंजस्य और संतुलन को हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर के उस एपिसोड को देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बचे हुए 3 सिद्धांतों को देखेंगे, जिसमें प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी भी चित्र के लिए प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण आवश्यक होता है, और वे कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम इन संयोजन के सिद्धांतों को अपने चित्र में प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम देखते हैं प्रभाविता यानी डोमिनेंस को। प्रभाविता चित्र में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा दृष्टि संयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य व्याख्याओं पर जाती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रभाविता यानी कि डोमिनेंस एक ऐसा जो संयोजन का तत्व होता है जो चित्र में प्रभाव को उत्पन्न करता है। और प्रभाव को उत्पन्न करने का जो तरीका होता है कि जब भी आप किसी चित्र को देखते हैं तो उसमें आपको सर्वप्रथम जो जो आकृतियाँ आकर्षित करती हैं, जो जो वर्ण आकर्षित करता है, उसी के माध्यम से सबसे पहले आपकी दृष्टि उन तत्वों पर जाती है और उसी के कारण आपको कोई चित्र सुंदर प्रतीत होता है। चित्र में प्रभाविता के क्या उद्देश्य होते हैं, इनको समझते हैं। प्रभाविता के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला, एक रास्ता समाप्त करना, यानी कि किसी भी चित्र में अगर वहाँ पर एक रास्ता या बोरिंगनेस आती है तो प्रभाविता के माध्यम से उस एक रास्ता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, चित्रित वस्तु आकृतियों के रूप को सहजता प्रदान करना, यानी कि चित्र में जो भी आकृतियाँ या जो भी वस्तुएं बनी हुई है उनके रूप को सहजता प्रदान करता है प्रभाविता। तीसरा है, मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को प्रभाव प्रदान करके सहयोग उत्पन्न करना, यानी कि जिस भी विचार को लेकर के चित्र बनाया गया है उसमें उस विचार की अभिव्यक्ति करने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनको प्रभाव प्रदान करके पूरे चित्र में सहयोग उत्पन्न किया जाता है। अब देखते हैं प्रभाविता के तत्व। प्रभाविता के 2 तत्व होते हैं, विषय वस्तु की अनुरूपता और साधारणीकरण। साधारणीकरण और विषय वस्तु की अनुरूपता के उदाहरण भारतीय लघु चित्रों तथा भित्ति चित्रों में पाए जा सकते हैं। बाग के रंगमहल गुफा में स्थित नर्तक दल के चित्र में मुख्य नर्तकी की आकृति अन्य आकृतियों से अलग दिखाई पड़ती है। इसका अंकन इस प्रकार किया गया है कि मुख्य आकृति ही सबसे पहले दर्शक का ध्यान आकर्षित करती है। अब देखते हैं प्रभाविता एवं पृष्ठभूमि। प्रभाविता के साथ चित्र की पृष्ठभूमि का भी बड़ा महत्व होता है, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है किसी भी चित्र में। यदि किसी आकृति से अधिक उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट होगी तो आकृति दबकर रह जाएगी। अतः कभी भी पृष्ठभूमि उसके सम्मुख स्थित आकृति से अधिक आकर्षक नहीं बनाना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें किसी भी आकृति को उसके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा छोटा करके नहीं बनाना चाहिए। इससे बैकग्राउंड काफ़ी बड़ी मात्रा में दृष्टि को आकर्षित करता है और जो भी उसमें आकृति बनी होती है वो दबकर रह जाती है। और किसी भी दशा में पृष्ठभूमि को इतना आकर्षक नहीं बनाना चाहिए कि जो मुख्य आकृति है वह दबकर रह जाए। अब देखते हैं प्रभाविता सृजन विधि, यानी कि चित्र में प्रभाविता को किन विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। पहली विधि है वस्तु आकृतियों का उचित स्थापन। वस्तु आकृति को यदि समान वस्तुओं आकृतियों के साथ समूह में रख दिया जाए तो वह महत्वहीन होकर समूह में खो जाती है, परंतु आकृति के चारों ओर खाली स्थान छोड़कर समूह का अंकन किया जाए तो वही समूह आकृति के प्रभाव को बढ़ा देगा। अब आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि एक गुरुकुल का दृश्य इसमें दिखाया गया है, जिसमें जो भी आचार्य या ऋषि हैं उनको उनके शिष्यों से अलग करके यहाँ पर दर्शाया गया है। हालांकि यह एक समूह का चित्र है, लेकिन फिर भी इस समूह में जो मुख्य आकृति है वह उनके आचार्य या ऋषि की है।
तो इस प्रकार मुख्य आकृति को उचित स्थापन दे करके प्रभाविता का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। दूसरी विधि है रंगों में विरोधाभास उत्पन्न करना। दृष्टि छाया प्रकाश के विरोधाभास अथवा रंगत के विरोधाभास से अधिक आकर्षित होती है। अतः किसी रूप को प्रभावित प्रदान करने का प्रभावशाली ढंग इसको ऐसी पृष्ठभूमि पर स्थिर या स्थित करना है कि जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो सके। तो आपने देखा होगा कि भारतीय लघु चित्रों और अजंता की जो भित्ति चित्र है उसमें इस विधि का प्रयोग काफी अच्छे से किया गया है। तीसरी विधि है सज्जा का प्रयोग। अब आपने देखा होगा कि साधारणतः अलंकृत स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। यानी कि अगर आप किसी बैकग्राउंड को सिंपल छोड़ देते हैं और उसी चित्र को अगर आप दोबारा बनाते हैं और वहाँ पर बैकग्राउंड को काफ़ी आप अलंकृत करके निरूपित करते हैं तो वो चित्र काफ़ी आकर्षक लगता है। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी वस्तु को अगर अलंकृत करके उसको सजाते हैं तो उसका भी एक अलग प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। चौथी विधि है वस्तु आकृतियों के पीछे पर्याप्त स्थान छोड़ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है हमारे चित्र में जो मुख्य आकृति है उसको पहचानने के लिए या उसको आकर्षक बनाने के लिए। किसी भी आकृति को अगर आप चित्र में बनाते हैं तो उसके पीछे आप पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए जिससे कि वो वस्तु दृष्टिपटल पर सबसे पहले आ जाए और वो आकर्षक ढंग से हमारे मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हो। पांचवी विधि है रेखाओं आकारों का विरोधाभास उत्पन्न करना। अजंता के अगर आप भित्ति चित्रों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेखा आकार और जो मुख्य आकृति हैं उनके बीच में विरोधाभास उत्पन्न करके उन चित्रों को काफ़ी प्रभावशाली बनाया गया है। अजंता के चित्रों में आपने देखा होगा जो माता व पुत्र का एक चित्र है उसमें निकटवर्ती आकृतियों से मुख्य आकृति में भिन्नता ला करके आकर्षण दिया गया है और यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसका कहा जा सकता है। अब देखते हैं पांचवें तत्व को जो है प्रवाह यानी रिदम। चित्रतल पर नजर का स्वतंत्र व आबाद एवं मधुर विचरण गति होती है। प्रवाह पूर्ण चित्र में कभी भी गति को उलझन की स्थिति को या कष्टदायी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। यह गति रेखा रंग रूप तथा तान सभी मिलकर उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर प्रवाह को जो कहा जा रहा है जब भी आप किसी चित्र को देखते हैं तो उस चित्र में आपकी जो दृष्टि होती है यानी कि जो आपकी नज़र होती है वो घूमना शुरू करती है। यानी कि आप एक सिरे से या किसी भी बिंदु से अगर आप चित्र को देखते हैं तो आपकी आंखें उस पूरे के पूरे चित्र पर चलनी शुरू हो जाती हैं और अगर किसी कारण आप किसी बिंदु पर आकर के रुक जाते हैं तो वह बिंदु उसका मुख्य आकर्षक बिंदु कहलाता है। अब देखते हैं चित्र में गति के प्रकार यानी कि किस प्रवाह के कारण हमारी जो दृष्टि होती है वो चित्र में घूमती है। तो पहला है सरल, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ यानी कि सरल रेखा में हमारी जो गति होती है नेत्रों की वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है। दूसरी जो गति होती है वो होती है कोणीय गति यानी कि कोणदार टूटी हुई रेखा के अनुरूप। और तीसरी गति होती है लहरदार यानी सर्पाकार अथवा वर्धमुतान के अनुरूप। अब देखते हैं चित्र में प्रवाह सृजन किस प्रकार किया जाता है। तो प्रवाह सृजन की तीन विधियां होती हैं जिनमें पहली विधि है आकृति की आवृत्ति द्वारा। जब एक आकृति को उचित आवृत्ति से बार बार चित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो हमारी जो दृष्टि होती है वो बार बार चित्र में गतिमान हो जाती है। इसी को आकृति की आवृत्ति कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जिस प्रकार यहाँ पर पशुओं और पेड़ों की आकृतियों को बार बार आवृत्ति के अनुसार यहाँ पर रिपीट किया गया है तो हमारी जो नेत्र हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो बार बार चित्र में एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर विचरण करती है। तो इस प्रकार से आकृति की आवृत्ति के द्वारा भी चित्र में प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। दूसरी विधि है आकृति के अनुक्रम में। जब किसी आवृत्ति को विभिन्न आकारों में आवृत्ति किया जाता है तो अनुक्रम होता है। अनुक्रम द्वारा उत्पन्न प्रवाह आवृत्ति द्वारा उत्पन्न प्रवाह से अधिक आकर्षक एवं मधुर होता है। और यह जो अनुक्रम होता है यह भी दो प्रकार का होता है, स्पष्ट अनुक्रम और जटिल अनुक्रम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर चित्र में कि जो स्पष्ट अनुक्रम होता है उसमें आकृतियाँ एक ही प्रकार की बनाई जाती हैं, बार बार उनको रिपीट किया जाता है। लेकिन जो जटिल अनुक्रम होता है उसमें
आकृतियों की संख्या भी अधिक होती है और उनकी आकृतियों में भिन्नता भी होती है। तीसरी विधि है सहज संबद्ध अथवा अनवरत रेखा गति के द्वारा। लंबी घुमावदार रेखाओं द्वारा प्रभाव उत्पन्न करने की विधि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता के चित्रों में देखा जा सकता है। यहाँ रेखा का लयात्मक अंकन इतना महत्वपूर्ण है कि सभी रूपरेखा के अनुरूप ढल गए हैं। मानवाकृति, वृक्ष, लताएं अथवा जितने भी वहाँ पर पशुओं को अंकित किया गया है वे प्रवाहयुक्त रेखांकन के कारण लावण्यमय हो गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रवाह के द्वारा चित्र में गति प्रदान की जाती है। संयोजन का छठा जो तत्व होता है वो होता है प्रमाण यानी प्रोपोर्शन। चित्र में लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध होने के कारण प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात चित्र में जो भी आकृतियां दिखाई गई हैं उन आकृतियों का आपस में संबंध उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के माध्यम से होता है और जितने भी कला तत्व होते हैं उसमें चाहे रंग हो, रूप हो, तान हो, पोत हो, इन सभी तत्वों के कारण चित्र में जो संबद्धता का सिद्धांत है वो काफ़ी फलीभूत हो जाता है। अब इस परिभाषा को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी आप कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें जो भी आकृतियाँ दिखाते हैं उनको उनके प्रमाण के अनुसार ही बनाया जाता है। जिस प्रकार किसी भी आकृति को बनाते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि वह आकृति उसी अनुरूप से उसी प्रमाण के द्वारा बनाई जाए जैसे कि वह वास्तविकता में दिखाई देती है। इसी को प्रमाण कहते हैं और इसी को संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप भारतीय दर्शन में देखें तो यहाँ पर मानव आकृतियाँ बनाने के लिए अंगुल और ताल का प्रयोग किया जाता है ताकि जो भी मानवाकृति बने वो प्रमाणिक रूप से बनाई जा सके। और इसमें एनाटॉमी का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अंग प्रत्यंग बेडौल या बनावट से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रमाण को भारतीय चित्रकला में काफ़ी महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और आज का प्रश्न है गोल सिरे वाली तुलिका को क्या कहते हैं? और विकल्प है आपके लिए फ्लैट ब्रश, फैन ब्रश, फिल्बर्ट ब्रश और एक्वा ब्रश। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था आचार्य चौकी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? और विकल्प थे उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है उत्तराखंड और आचार्य चौकी ऐपण के रूप में ही बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया नृपेंद्र कश्यप जी ने, धर्मेंद्र कुमार, स्वाति चौहान और लोकेंद्र भट्ट जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने सही जवाब दिया। तो दोस्तों ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक जिसमें हमने संयोजन के सिद्धांतों को देखा और अब तक हम 2 एपिसोडों में संयोजन के सिद्धांतों को देख चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने 3 संयोजन के सिद्धांत देखे थे जिसमें सहयोग, सामंजस्य और संतुलन था। और आज के इस एपिसोड में हमने प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण को देखा। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप तैयारी कर रही हैं एलटी या प्रवक्ता की तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।